बाजीराव ये नाम सुनते ही हाँ जहन में एक मशहूर फिल्म आती है ना। लेकिन उस फिल्मी चकाचौंध से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी कहानी है असली बाजीराव की। एक ऐसे शख्स की जिसने आप मानिए 18वीं सदी में हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल डाला। तो चलिए आज की इस पड़ताल में उस असली बाजीराव से मिलते हैं। और बाजीराव को समझने के लिए ना कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस उनका ये एक मशहूर कोटेशन देख लीजिए। सूखते हुए पेड़ के तने पर वार करो, डालियां तो खुद ब खुद गिर जाएंगी। जब उन्होंने मुगल सल्तनत के बारे में ये कहा तो ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, ये एक ऐलान जंग था। मतलब साफ था, उनकी नज़र छोटी मोटी लड़ाइयों पर नहीं, सीधे दिल्ली पर थी। मराठा साम्राज्य के लिए ये सोच ये बिल्कुल नई थी, बेखौफ और बेहद आक्रामक। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नए पेशवा का नजरिया। और ये समझना जरूरी है कि जब बाजीराव को ये पद मिला तो उन्हें विरासत में कोई फूलों का हार नहीं, बल्कि सच पूछिए तो कांटों का ताज मिला था। 20, सिर्फ 20 साल की उम्र। जरा सोचिए, साल था 1720 जब उनके पिता बालाजी विश्वनाथ का देहांत हुआ और छत्रपति शाहू ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने इस नौजवान लड़के पर भरोसा करके उसे पेशवा बना दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, मराठा दरबार में जो बड़े बड़े अनुभवी सरदार थे, उनके गले ये बात कैसे उतरती। और बस यहीं से शुरू हुई एक 20 साल के लड़के की वो जबरदस्त लड़ाई जो उस इतिहास में हमेशा के लिए अमर करने वाली थी। तो उनके सामने चुनौतियां क्या क्या थीं, एक नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि घर में ही बगावत थी, बड़े सरदार ही उनके खिलाफ थे। बाहर देखें तो हाँ, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, पर इतना भी नहीं कि उसे हल्के में लिया जाए। फिर दक्षिण में हैदराबाद का निजाम, वो एक अलग ही ताकत बनकर उभर रहा था। और नए जीते हुए इलाकों से चौथ मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार भी तो साबित करना था। अरे इतना ही नहीं, जंजीरा के सिद्धियों जैसे पुराने दुश्मन तो मराठा जमीन पर ही कब्जा करके बैठे थे। मतलब चारों तरफ से मुश्किलें ही मुश्किल। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रफ्तार का बाजीगर। यहां हम बात करेंगे बाजीराव की सबसे बड़ी पहचान की, उनकी उस फौजी काबिलियत की जिसने दुश्मनों को सचमुच घुटनों पर ला दिया था। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि बाजीराव ने अलग क्या किया। देखिए, शिवाजी महाराज की गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला युद्ध की जो तकनीक थी, वो दक्कन के पहाड़ों के लिए एकदम परफेक्ट थी। बाजीराव ने उसी की आत्मा को आप कह सकते हैं एक नया शरीर दे दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज की रणनीति को उत्तर भारत के खुले मैदानों के लिए अडेप्ट किया। उनका मंत्र बहुत सीधा था, दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो, उन्हीं की जमीन से अपनी सेना का पेट भरो और इतनी बिजली की तेजी से चलो कि दुश्मन को संभलने का अरे सोचने तक का मौका ही न मिले। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 1728 की पालखेड़ की लड़ाई। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। पहला कदम, बाजीराव ने निजाम की भारी भरकम तोपों वाली फौज को लालच देकर उसके बेस से बाहर निकाला। फिर जैसे ही वो बाहर आए, बाजीराव ने अपनी तेज घुड़सवार सेना से निजाम के ही इलाकों पर छापे मारने शुरू कर दिए। सप्लाई लाइन एकदम ठप। अब सोचिए नतीजा क्या हुआ। निजाम की थकी हारी भूखी सेना पालखेड़ के पास फंस गई। और कमाल की बात यह है कि बिना कोई बड़ी आमने सामने की लड़ाई लड़े बाजीराव ने निजाम को घुटने टेकने और एक अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये बात सिर्फ हम और आप नहीं कह रहे। जरा सोचिए, लगभग 200 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध के एक बहुत बड़े हीरो ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी, उन्होंने पालखेड़ की लड़ाई को क्या कहा? अ मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी, मतलब रणनीतिक गतिशीलता का एक शाहकार। ये अपने आप में कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बाजीराव की रणनीति का लोहा दुनिया मान रही थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक नए साम्राज्य की बुनियाद। देखिए, सिर्फ लड़ाइयां जीतना ही तो काफी नहीं होता है ना। इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरे नए सिस्टम की जरूरत थी, और बाजीराव ने ठीक वही किया। उन्होंने नींव रखी मराठा परिसंघ की, जिसे कॉन्फेडरेसी कहते हैं। इसे एक टीम की तरह समझ सकते हैं, जहां सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे ताकतवर सरदार अपने अपने इलाके के कह लीजिए कैप्टन थे, लेकिन पूरी टीम का कप्तान सिर्फ एक था, पूना में बैठा पेशवा। इस सिस्टम का फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि मराठा ताकत एक जगह सिमट कर नहीं रही, बल्कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। और ये जो बदलाव था वो बहुत गहरा था। शिवाजी महाराज के वक्त में क्या था? एक सेंट्रलाइज्ड राजशाही थी, सारी ताकत छत्रपति के हाथ में। पेशवा के दौर में ये एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत परिसंघ बन गया। मिलिट्री की बात करें तो गुरिल्ला युद्ध से निकलकर खुले मैदानों की लड़ाई तक का सफर तय हुआ। और प्रशासन, ये बहुत बड़ा बदलाव था। जहां शिवाजी महाराज सीधे खजाने से नकद सैलरी देते थे, अब सरंजमी सिस्टम आ गया, जिसमें सरदारों को उनकी सेवा के बदले जमीनें दी जाती थीं।
और इस नए साम्राज्य के पिलर्स कौन थे? ये थे वो बड़े नाम, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले। यही वो सिस्टम था जिसने इन ताकतवर परिवारों को बाजीराव की ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग दिशाओं में एक साथ साम्राज्य का विस्तार करने की पूरी आज़ादी दी। अब आता है चौथा हिस्सा, विस्तार की कीमत। क्योंकि देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस सिस्टम ने मराठा साम्राज्य को इतनी तेजी से बढ़ाया, उसी सिस्टम में, उसी तेजी में उसके बिखरने के बीज भी छिपे हुए थे। और वो दूसरा पहलू था यही सरंजमी सिस्टम। जैसा हमने देखा, इसमें सरदारों को सेना रखने के बदले में जागीरें यानी जमीनें मिलती थीं। सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? सरदार अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए और पूना में बैठे पेशवा का जो सेंट्रल कंट्रोल था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और यहीं से कह सकते हैं पतन की कहानी की शुरुआत होती है। विडंबना देखिए, जो सिस्टम बाजीराव की सबसे बड़ी ताकत था, वही बाद में मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। हुआ क्या? इन सरदारों में आपसी दुश्मनी बढ़ने लगी। वो पुरानी गुरिल्ला युद्ध वाली जो खासियत थी, वो कहीं खोने लगी। भाड़े के सैनिकों पर निर्भरता बढ़ गई, जिसका मतलब था ज्यादा खर्चा, और उसका बोझ किस पर पड़ा? आम जनता पर, टैक्स के रूप में। इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है 1731 की ढबोई की लड़ाई। सोचिए, यहां गुजरात में टैक्स के अधिकार को लेकर बाजीराव को किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही एक मराठा सेनापति त्रिंबकराव दाभाडे के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। अपनों से ही जंग, ये वो चीज थी जिसने इस महान साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, एक अधूरी विरासत। तो सवाल ये उठता है कि बाजीराव को आखिर कैसे याद किया जाए। चलिए उनकी उपलब्धियों और इस कॉम्प्लेक्स लेगेसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सिर्फ 20 साल का करियर, और इस 20 साल में एक पल का भी आराम नहीं। 1720 में पेशवा बने, 28 में निजाम को हराया, 29 में बुंदेलखंड को आजाद कराया, 37 में सीधे मुगलों की राजधानी दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, और 1740 में सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर ही गुजर गई। 25 लाख वर्ग किलोमीटर। अपने चरम पर बाजीराव के प्रभाव में मराठा साम्राज्य लगभग इतना विशाल हो चुका था। ये आंकड़ा ये बस एक नंबर नहीं है, ये उनकी जीतों के पैमाने और उनके इरादों की बुलंदी को दिखाता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिर्फ 2 दशकों में, मतलब सिर्फ 20 सालों में, बाजीराव ने एक रीजनल पावर को एक पैन इंडियन एम्पायर में बदल दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने मुगलों को सीधे दिल्ली में जाकर चुनौती दी और हिंदुस्तान की तकदीर की कहानी ही बदल दी। महान इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने उनके बारे में क्या कहा था? ए हेवनली बॉर्न कैवलरी लीडर, मतलब एक जन्मजात घुड़सवार सेना का नेता। और ये कुछ शब्द ही भारत के सबसे महान सैन्य कमांडरों में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर देते हैं। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। बाजीराव एक जबरदस्त निर्माता थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि उन्होंने जो नींव रखी, उसी नींव में उनके बनाए साम्राज्य के गिरने का राज भी छिपा हो? यही वो सवाल है जो उनकी विरासत को इतना कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बनाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही आने वाले वक्त में सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।